नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। सुप्रभात शहला, और हमारे नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। तो नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत लेकर के हम हाजिर हैं। पूरे 1 घंटे आपके साथ रहने वाले हैं और देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपको करने वाले हैं अपडेट। साथ ही साथ एक दिन एक उत्सव जो हमारी विशेष सीरीज है, उसके तहत आपको लिए चलेंगे एक विशेष राज्य की ओर। प्रेस रिपोर्ट्स भी आपको दिखाने वाले हैं और आत्मनिर्भर भारत की झलक और आर्थिक रफ्तार भी आपको दिखाएंगे। तो आइए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खोला मोर्चा। सीएम के इस्तीफे की मांग की। 20 अगस्त को सीएम के आवास का घेराव करने का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान दिवस के साथ आज से शुरू होगी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना। 6 करोड़ लोगों को मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि। नई दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल समेत देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अरुणाचल में अपर सुबनसिरी जिले में भूस्खलन से 3 लोगों की मौत। इंडोनेशिया में 24 घंटों के भीतर तीसरी बार आया भूकंप। 6.0 तीव्रता के झटकों से डोली टोमनी की खाड़ी। मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हुई। राहत और बचाव अभियान जारी। महिला हॉकी विश्व कप में भारत करेगा अपने अभियान की शुरुआत। पहले मुकाबले में चीन से होगा सामना। वहीं पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत का वेल्स पर जीत के साथ शानदार आगाज। तो आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि है और नई दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल आपको लेकर चलेंगे, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। संध्या, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन सदैव अटल पर हो चुका है। उनके साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, हमारी दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी। अभी कुछ ही क्षणों में हमारे मध्य महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी व भारत के उपराष्ट्रपति महोदय जी का आगमन होने वाला है। शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानने वाले वाजपेयी जी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां हर व्यक्ति को आधुनिक और गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो। वे चाहते थे कि भारत के हर वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी और महिला सभी के लिए शिक्षा सहज और सुलभ बने। उनके शासनकाल के कई ऐसे अद्भुत और साहसी उदाहरण हैं जिन्हें आज भी हम देशवासी गर्व से याद करते हैं। देश को अब भी 11 मई 1998 का वो गौरव दिवस याद है। एनडीए सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण हुआ। इसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। इस परीक्षण के बाद दुनिया भर में भारत के वैज्ञानिकों को लेकर चर्चा होने लगी। उनके समय में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की, जिससे देश का सर ऊंचा हुआ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पत्र में श्रद्धेय अटल जी के लिए लिखा था कि जब भी आप वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के बारे में किसी से बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि वे लोगों को अपनी ओर खींच लेते थे। उनकी बोलने की कला का कोई सानी न था। वे एक प्रखर और श्रेष्ठ कवि थे। कविताओं और शब्दों में उनका कोई जवाब नहीं था।
हमारे मध्य आज इस प्रार्थना सभा में श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु हमारे भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी हमारे मध्य उनका आगमन हो चुका है। भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी श्री द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन सदैव अटल पर हो चुका है। सभी गणमान्य अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु हमारे मध्य आज श्रद्धेय अटल जी को स्मरण करने हेतु महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी श्री द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे भारत की उपराष्ट्रपति महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत की रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी, आप सभी गणमान्यों का आगमन सदैव अटल पर हो चुका है। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय एवं अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष श्री एम वेंकैया नायडू जी का आगमन भी सदैव अटल पर हो चुका है। अब माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना श्रद्धेय अटल जी के रग रग में थी। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि के माध्यम से अर्पित किए। अब हमारे भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी अपनी पुष्पांजलि श्रद्धेय अटल जी को अर्पित करेंगे। कई उपहार दिए हैं हमें प्रकृति ने, लेकिन एक उपहार है जो सब पर भारी है। ये अकेला देश है जिसके पास श्री अटल बिहारी हैं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धेय अटल जी के प्रति नतमस्तक होते हुए अब हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पुष्पांजलि द्वारा श्रद्धेय अटल जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति व श्री वेंकैया नायडू जी हमारे मध्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धेय अटल जी को नतमस्तक होते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्रद्धेय अटल जी के प्रति पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नतमस्तक होते हुए स्मरण करते हुए हमारे सभी के प्रिय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उसके पश्चात हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति महोदय जी श्री रामनाथ कोविंद जी श्रद्धेय अटल जी के प्रति पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नतमस्तक होते हुए स्मरण कर रहे हैं। पुष्पांजलि की श्रृंखला के बीच मैं आग्रह करूंगी श्री रोहित देव जी से कि वे भजनों के माध्यम से श्रद्धेय अटल जी को अपनी स्वरांजलि अर्पित करें। आप एक सुप्रसिद्ध गायक हैं। पिछले 20 वर्षों से देश विदेश के मंचों पर आपने अपनी मधुर वाणी द्वारा एक विशिष्ट पहचान बनाई है। श्री रोहित देव जी।
सर्वप्रथम सभी गणमान्यों को मेरा प्रणाम। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा देश प्रभु जी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा मोरा, ओ प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चांद चकोरा, जैसे चितवत चांद चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योत जले दिन राती, जाके ज्योत जले दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी।
कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, को कहाँ ढूंढे बंदे। कर्म में रहता, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही जोग वैराग में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे।
जाऊं पल भर की तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना ही जोग बैराग में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। अब प्रस्तुत है ये अंतिम भजन। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। ओ चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस पीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस पीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी। और 9-10 मास पुनन को लागे, 9-10 मास पुनन को लागे, मूरख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, के राम नाम रस पीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर घर बन आई, तो रंग रेज को दीनी, चदरिया रंग रेज को दी।
तो इसी के साथ ये प्रार्थना सभा यहीं संपन्न होती है। आज पूरा भारतवर्ष भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी की 8वीं पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण नमन कर रहा है। हमारी भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कलाकारों का धन्यवाद आशीर्वाद देते हुए हिंदुस्तानी सियासत पर कभी न मिटने वाला हस्ताक्षर, देश की आज़ादी का प्रमुख सिपाही, दिग्गज पत्रकार, एक श्रेष्ठ कवि और कुशल राजनेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 8वीं पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण करने हेतु सभी गणमान्य, आप सभी से प्रार्थना है, सभी माननीयों के प्रस्थान के बाद ही सामने के ब्लॉक में जो माननीय सभी सज्जन बैठे हैं वो कृपया अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। माननीयों के प्रस्थान के बाद आप एक एक ब्लॉक करके पुष्पांजलि अर्पित करने हेतु सभी से विनम्र प्रार्थना है कि सभी अपनी पुष्पांजलि माननीयों के प्रस्थान के बाद हम एक एक ब्लॉक करके अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। अटल जी एक व्यक्ति नहीं विचार हैं, वे एक जीवन नहीं संस्कार हैं। तो सदैव अटल से आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। आज समस्त राष्ट्र श्रद्धेय अटल जी को याद कर रहा है। सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समस्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी लोग यहाँ मौजूद थे और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जा रहा था, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे रत्न जिनका चमक आज भी फीकी पड़ती हुई नजर नहीं आती, चाहे वो लेखक रहे हों, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में रहे हो, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक ऐसी पहचान बनाई, एक ऐसे पथ प्रदर्शक बनकर के हमारे सामने वो सदैव रहे हैं, ऐसे अटल रहे हैं कि आज भी उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके दिखाए मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कई बार वो अपने वक्तव्य में इस बात का जिक्र भी करते हैं कि जिस तरह से हमें राह दिखाई गई श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से, जिस तरह का सपना उन्होंने देखा, उन सपनों को साकार करने के लिए आज भारत राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। और बिल्कुल, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व इतना ज़्यादा विशाल था कि जो विरोधी भी संध्या उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। और आज उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश एक तरह से उन्हें याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज़। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आपको बता दें कि झारखंड के रांची में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन और भी आगे बढ़ रहा है। आज 23वें दिन पहुंच गया है और इसके साथ ही छात्रों ने आंदोलन को और भी ज्यादा तेज करने का ऐलान कर दिया है।
प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि आज राज्य के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले जलाए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का भी घेराव करने की घोषणा की है। छात्र अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर सकती तो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कांग्रेस और राहुल गांधी से भी मांग की है कि अगर मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते हैं तो वे जेएमएम के नेतृत्व वाले अपने गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लें। इससे पहले शनिवार को आंदोलन कर रहे छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची में तिरंगा यात्रा निकाली। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस गठबंधन उनकी मांग पर ठोस कार्रवाई करने में विफल रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रांची में निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में हजारों छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी शामिल हुए और इनमें 2 ऐसे प्रदर्शनकारी भी शामिल थे जो कि व्हील चेयर पर हैं और लगातार अनशन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। उनकी प्रमुख मांगों में जिन परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी मिली है उन्हें रद्द करना और भर्ती प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराना शामिल है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं क्योंकि झामुमो और कांग्रेस दोनों हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झामुमो नीत गठबंधन से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारी जायज मांगों को जल्द पूरा कीजिए वरना वो दिन दूर नहीं है। हम आपको 18 तारीख तक अल्टीमेटम देते हैं। अगर 18 तारीख तक हमारी जायज मांगों पर आप ठोस कदम नहीं उठाते हैं, जैसे सीजीएल अगर आप रद्द नहीं करते हैं, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई तमाम एग्जाम को अगर रद्द नहीं करते हैं, सीबीआई जांच नहीं करते हैं, 20 तारीख को सीएम आवास घेरावा झारखंड के तमाम छात्र नौजवान घेरेंगे और तब तक वहां हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हमारी जायज मांगों को पूरा नहीं कर लेती है। ये जो सब भाषणबाजी कर रहे हैं, कभी फेसबुक में पोस्ट करते हैं, कभी राहुल गांधी जी को ऑडियो कॉल पर बात करते हैं, क्या समझ के? लेकिन हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं, अनपढ़ गवार नेता नहीं है जो आपके बातों में आएंगे। धरना का 23वां दिन है और भूख हड़ताल का 13वां दिन है। मेरा नाम प्रेम नायक है और सरकार एकदम भी गंभीर नहीं है। मेरी जान अब नहीं लगता है कि हम ज़्यादा जी पाएंगे। यहाँ से ले जाना चाहा डॉक्टर, मैं नहीं, क्योंकि ये ले जाते हैं तो फिर आने नहीं देते हैं। देवेंद्रनाथ महतो को ले गए, फिर आने नहीं दे रहे हैं। ये लोग का मंशा है कि आंदोलन टूट जाए, इसलिए मेरा मानना है कि हम अंतिम क्षण तक यहीं रहेंगे। अब मेरी स्थिति अच्छी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। उधर जेएलकेएम नेता देवेंद्रनाथ महतो जो पिछले 14 दिनों से अनशन पर हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें तिरंगा मार्च में शामिल होने से रोका। उन्होंने कहा कि वो तिरंगा फहराने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस उन पर टूट पड़ी। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी प्रसारित हुए जिनमें महतो और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प नजर आई। महतो झारखंड के छात्र प्रदर्शनकारियों द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निकाली जा रही तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अस्पताल परिसर से बाहर जाने से रोक दिया और इसके बाद मौके पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पहले तो बोला कि गाड़ी आ रही है, हम लोग लेके चलेंगे। अचानक क्या होता है कि हम पर हमला हो जाता है। पुलिस बहुत एग्रेसिव, मतलब मूड पे टूट पड़ते हैं। पूरा ताकत के साथ हमको अंदर अकेले लॉक करना चाहते थे। पहली बात कि हमको अंदर अकेले में अंदर कर देंगे और बाहर से लॉक कर देंगे। तो मतलब कि कम से कम दरवाज़ा लॉक मत करिए, गेट को बंद मत करिए। उसी में पूरा पुलिस को जितना था टूट पड़ा और हमारे जो बचाव के लिए जो भी साथी लोग थे उनको पटक पटक के मारा गया। और पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हो रही है। राज्य सरकार के अनुसार करीब 3 करोड़ 39 लाख लोगों को इसका सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। योजना के तहत राज्य के 1930 अस्पतालों को शामिल किया गया है, जिनमें 1303 निजी और 627 सरकारी अस्पताल हैं। लाभार्थी आधार कार्ड के जरिए अस्पतालों में इलाज करा पाएंगे। जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है वो अस्पताल में ही अपनी पात्रता की जांच कराकर पंजीकरण करा सकते हैं।
शुरुआत में ये योजना स्वास्थ्य साथी और प्रस्तावित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ चलेगी। 3 महीने की समीक्षा के बाद स्वास्थ्य साथी योजना को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। योजना के लिए केंद्र ने करीब 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार वहन करेगी। सरकार ने यह भी दावा किया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। तो आइए ग्राफिक से समझाते हैं आपको कि पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना की आखिर मुख्य बातें हैं क्या। आपको बताएं कि बंगाल में आयुष्मान कवच शुरू हो रहा है और इसकी जो मुख्य बातें हैं उसके तहत सबसे बड़ी बात कि पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। 70 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है उनको बिना किसी भी शर्त के लाभ मिलेगा और परिवार के प्रत्येक सदस्य को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन अलग से, यानी कि जिनकी 70 वर्ष की आयु है उन्हें तो बगैर किसी शर्त के, और जिनकी 70 वर्ष से कम है उन्हें अपना आयुष्मान कार्ड तैयार करवाना होगा। और अस्पताल में ई-केवाईसी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। करीब 3.4 करोड़ परिवारों को ई-केवाईसी का पूरा लाभ मिलेगा और आयुष्मान से बाहर लोगों को बीमा योजना से जोड़ते हुए इसके साथ ही नजर आएंगे। इस योजना के जरिए स्वास्थ्य साथी योजना फिलहाल आपके साथ इसमें जारी रहेगी और समय के साथ साथ स्वास्थ्य साथी योजना धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी, लेकिन आयुष्मान से बाहर लोगों को भी सीएम बीमा योजना का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। अब किसको मिलेगा ये लाभ, ये भी आपको बताते हैं। केवल वैध भारतीय नागरिकों को ही इसका लाभ मिलेगा, यानी कि जो वैध नागरिक होंगे भारत के उन्हें ही इसकी पात्रता दी जाएगी। विदेशी नागरिकों को किसी भी प्रकार से इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। भूमिहीन और दिहाड़ी मजदूर परिवार इसके सीधे सीधे पात्र होंगे, जो कि सबसे ज्यादा जरूरतमंद माने जाते हैं, और SC/ST परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। कच्चे मकान जिनके हैं, तो कच्चे मकानों में रहने वाले जो परिवार हैं वो भी इस योजना का लाभ ले पाएंगे, यानी उन्हें भी पात्र माना गया है। और पात्रता के लिए कड़ा फील्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा ताकि कोई भी जो भी वैध नागरिक है उसी को इसका लाभ मिले। फर्जी दस्तावेज वालों पर सख्त कार्रवाई होते हुए नजर आएगी। जो अवैध प्रवासी हैं उनको योजना के दायरे से बाहर रखा जाएगा और विदेशी महिला से विवाह पर भी योजना का लाभ नहीं होगा। तो ये कई बड़े बड़े जो है इसमें रूल्स हैं। 1930 अस्पतालों में आयुष्मान का ये लाभ जो है वो लागू होगा। 627 सरकारी और 1303 निजी अस्पताल इसमें सूचीबद्ध किए गए हैं और निजी अस्पतालों से 90 दिनों का शुरुआती समझौता किया गया है। 3 महीने बाद निजी अस्पतालों से की समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के बाद इस पूरे समझौते का नवीनीकरण किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर कौमी इंसाफ मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव देखने को मिला, जिसके कारण चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बंदी सिखों की रिहाई समेत अन्य मांगों को लेकर मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पंजाब के राज्यपाल के आवास लोक भवन की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टरों के जरिए सुरक्षा के लिए लगाए गए कई स्तर के बैरिकेड्स को तोड़ने की भी कोशिश की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने वाटर कैनन और आसुगैस के गोलों का इस्तेमाल किया और इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को मामूली चोटें आने की भी जानकारी सामने आई है। झड़प के बाद कौमी इंसाफ मोर्चे ने 21 अगस्त को पंजाब बंद का आह्वान किया है। अगली खबर राजधानी दिल्ली से जुड़ी है। दिल्ली सरकार ने डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए कागजी पिंक टिकट की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं अब इस अवधि तक कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर पाएंगी। ये सुविधा 16 अगस्त को खत्म होनी थी और इसके बाद पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य होना था। सरकार ने अधिक महिलाओं को स्मार्ट कार्ड बनवाने का मौका देने के लिए ये अवधि बढ़ाई है। दिल्ली की बेटियों और बहनों को हमने 18 लाख से ज्यादा पिंक कार्ड बनवा दिए हैं। वो पिंक कार्ड जिसके माध्यम से दिल्ली सरकार की किसी भी बस में वो बिना कुछ भी पे किए हुए निशुल्क कितनी भी बार आ जा सकती है। और ये पिंक कार्ड हमने महिलाओं के लिए भी बनवाए और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी बनवाए हैं। हमारा मानना है महिला सुरक्षा का एक बड़ा आधार आत्मनिर्भरता भी है, खुद के फैसले लेने की क्षमता भी है।
और अब देश भर के कई हिस्सों में किस प्रकार से मानसून रफ्तार पकड़ रहा है उसकी बात कर लेते हैं। कई हिस्सों में मानसून की रफ्तार तेज हो गई है, जिसके चलते कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान भी मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त किया गया है। तो मानसून की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। इधर अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी में भूस्खलन से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले 3 मृतकों की पहचान ताडुबाकी, ताजीराय और बाबुल अली के रूप में की गई है। वहीं लापता नागरिक मार्कारोश बसुमतारी को मलबे से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत कर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इस हादसे में घायल हुए सोनार बसुमतारी को तुरंत डपोजो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश और जमीन के अस्थिर होने के कारण राहत और बचाव कार्य में चुनौतियां आ रही हैं। भूस्खलन के खतरे को देखते हुए आपदा प्रबंधन की टीमें सावधानी के साथ मलबा हटाने और लापता व्यक्तियों की तलाश में जुटी हुई है। इस प्राकृतिक आपदा के चलते क्षेत्र में सड़क संपर्क एक तरह से पूरी तरह से टूटता हुआ नजर आ रहा है। इधर असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है और प्रभावित लोगों की संख्या भी घटी है, जो लगभग 62,000 रह गई है। इसके साथ ही बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या भी कम होकर 5 पर आ गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मौत की खबर नहीं है, जो कि राहत की बात है, जिससे इस वर्ष बाढ़ के कारण जान गंवाने वालों की कुल संख्या की अगर बात करें तो 104 पर ये स्थिर है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार गोलाघाट, होजाई, नगांव, शिवसागर और जोरहाट जिलों के 16 राजस्व मंडल और 235 गांव अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। और ओडिशा के 6 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी रही है। पिछले 24 घंटों में भारी बारिश के कारण राज्य सरकार ने निचले इलाकों से 95,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। केंद्र राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र SEOC के अनुसार बाढ़ से बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, क्योंझर और केंद्रपाड़ा जिलों के 52 प्रखंडों के 503 गांवों में लगभग 2.70 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। और इन जिलों में बैतरणी, ब्राह्मणी, जालका और बुधबलंगा नदियों तथा उनकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश जारी रहने के बीच राज्य प्रशासन ने बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। इधर चमोली टनल हादसे में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। हादसे में मरने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। कल बचाव दल ने पानी से भरी निर्माणाधीन टनल से एक और श्रमिक का शव बरामद किया। वहीं हादसे के बाद से लापता 2 अन्य श्रमिकों की तलाश अभी भी की जा रही है। गुरुवार शाम करीब 7 बजे टनल के अंदर अचानक पानी का तेज बहाव और मलबा घुस गया था और उस वक्त टनल में 22 श्रमिक काम कर रहे थे। हादसे में 12 श्रमिक घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और झारखंड के लातेहार जिले में एक कंटेनर ट्रक ने एक ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा चंदवा थाना क्षेत्र के डेढ़ टंगवा घाटी में शाम करीब 5 बजे से 6 बजे के बीच हुआ है। मृतकों में से 3 लोग लातेहार के निवासी थे। ऑटो रिक्शा चालक की भी मौत हो गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज UGC नेट जून 2026, CSIR नेट और ICAR की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी करेगी। PhD कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। एजेंसी ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो केवल एजेंसी की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। नया सवेरा में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की। हिंग देना वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग
शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको लिए चलते हैं हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट की ओर। तो प्रेस रिपोर्ट में चलिए सबसे पहले बात करते हैं तिरंगे की। ऐसे किस प्रकार से विदाई लेते हैं 500 तिरंगे, नंगे पैर काम करते हैं, किस प्रकार मौन रक्षक, ये खबर हमने ली है अमर उजाला से। आपको बता दें कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में लगे 500 राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान से फहराने और उतारने के लिए PWD की एक विशेष टीम लगी हुई है और 4 इंजीनियरों और सम्मान समिति की टीम ये सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने और उतारने में किसी भी प्रकार से बेअदबी ना हो, और इसके लिए एक खास SOP भी बनाया गया है। तो लहराती शान के पीछे इंजीनियरों का अनूठा पहरा होता है, पूरी इसके लिए टीम तैयार होती है और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में 115 और 165 फीट ऊंचे पोल पर 500 तिरंगे लगे हुए हैं। छोटे पोल पर लगे झंडे की साइज 24x36 है और बड़े पोल पर 40x60। टीम के सदस्य के अनुसार दिल्ली के अलावा देश के अन्य राज्य में इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय ध्वज लगे हुए हैं और कटे फटे या फिर क्षतिग्रस्त झंडे को शालीनता और सम्मान के साथ नीचे उतारा जाता है। झंडे उतारते वक्त मौन रखा जाता है, एकांत रखा जाता है और नीचे कारपेट बिछाया जाता है ताकि झंडा जमीन को ना छुए। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का और आपको बताएं ये है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई। जी हां, 31 दिसंबर तक विदेशी संपत्ति की जानकारी आपको करनी होगी साझा। आयकर विभाग ने विदेश में संपत्ति या आय की जानकारी देने के लिए नई स्वैच्छिक योजना की शुरुआत की है। आपको बता दें कि इसमें 2 श्रेणियां हैं और इसके तहत ही आप घोषणा कर सकते हैं। पहली श्रेणी, इसमें ऐसी अघोषित विदेशी संपत्ति या विदेशी आय शामिल है जिसे पहले कर के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था और इसका कुल मूल्य 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसमें विदेशी संपत्तियां शामिल हैं जिन्हें पहले कर के लिए प्रस्तुत किया गया था या जब करदाता गैर निवासी था तब अधिग्रहित की गई थी, लेकिन संबंधित कर रिटर्न अनुसूची में रिपोर्ट नहीं की गई थी। तो आपको बता दें कि 31 दिसंबर वो तारीख है तब जब तक आप विदेशी संपत्ति की समस्त जानकारी दे सकते हैं। और आपको ये भी बताएं कि मुकदमेबाजी से भी आपको छूट मिलेगी। कैसे मिलेगी? तो CBDT के अनुसार जो करदाता वैध घोषणाएं करेंगे उन्हें आगे के लिए किसी भी कर या दंड से और 2015 के जो काले धन और कर अधिनियम के तहत अभियोजन या मुकदमेबाजी है उससे छूट मिल सकती है। और अगली खबर जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने जा रहे हैं, हम आपको बता दें कि पिछले साल हमने बिहार में किस प्रकार से एक फ्लोटिंग हाउस तैयार किया है। प्रशांत कुमार ने इस खबर को अपने गुड न्यूज़ कार्यक्रम में दिखाया था और उसी से जुड़ी हुई ये खबर है जो कि इस प्रोजेक्ट को और ज़्यादा आगे बढ़ाने जा रही है। अब बिहार में बनेगा फ्लोटिंग विलेज जो कि रेस्क्यू में इस्तेमाल होगा और इसका जो नींव एक तरह से डाल रहे हैं वो प्रशांत कुमार जो इंजीनियर हैं बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ के बीच ये एक तरह से खुशखबरी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि वो जो तैरने वाला घर है वो एक तरह से सही साबित हुआ है और पूरी तरह से सुरक्षित है। और ऐसे में अब फ्लोटिंग विलेज बनाने का जो ये काम आगे बढ़ रहा है, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये तैरते हुए घरों को एक साथ जोड़कर सामान्य दिनों में रहने के भी काम आ सकता है। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलते हैं हमारी विशेष सीरीज एक दिन एक उत्सव की ओर। तो एक दिन एक उत्सव में आपको केरल के त्रिपुनिथुरा में मनाए जाने वाले अथाचमयम महोत्सव के बारे में बताते हैं। सदियों पुरानी शाही परंपरा है और केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भव्य उत्सव भी है। कभी कोच्चि के महाराजा की विजय यात्रा से जुड़ा ये पर्व आज केरलम की धर्मनिरपेक्ष संस्कृति और लोक परंपराओं का जीवंत प्रतीक बन चुका है। देखिए ये खास रिपोर्ट।
त्रिपुनिथुरा का अथाचमयम महोत्सव सदियों पुरानी शाही परंपरा की याद दिलाता है। ऐतिहासिक रूप से यह कोच्चि के महाराजा की हिल पैलेस से त्रिकाकरा स्थित वामन मूर्ति मंदिर तक निकलने वाली विजय यात्रा का प्रतीक था। समय बदला, राजशाही समाप्त हुई, लेकिन यह परंपरा आज भी केरल की सांस्कृतिक विरासत के रूप में जीवंत है। महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण भव्य सांस्कृतिक शोभा यात्रा होती है। इसमें कथकली, थयम, पुलिकली और वेलाकली जैसी केरल की पारंपरिक लोक एवं प्रदर्शन कलाओं की मनमोहक झलक देखने को मिलती है। रंग बिरंगे परिधानों में कलाकारों की प्रस्तुतियां और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज पूरे वातावरण को उत्सवी रंग में रंग देती है। शोभा यात्रा में भारतीय महाकाव्यों और स्थानीय इतिहास पर आधारित आकर्षक झांकियां भी शामिल होती हैं। पंचवाद्यम और चेंडा मेलम जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप उत्सव में नई ऊर्जा भर देती है। इस दिन केरल के घरों में पुक्कलम यानी फूलों की रंगोली बनाने की परंपरा की भी शुरुआत होती है, जिसे तिरुवोनम तक हर दिन और भव्य बनाया जाता है। अथाचमयम महोत्सव केवल शाही विरासत की स्मृति नहीं, बल्कि केरल की लोक संस्कृति, कला और सामाजिक एकता का जीवंत उत्सव है। यही पर्व पूरे केरल में ओणम के 10 दिवसीय उत्सव की शुरुआत का संदेश देता है और राज्य को परंपरा, रंग और उल्लास से भर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको लेकर चलते हैं अराउंड द वर्ल्ड। क्या कुछ खबरें हैं, दिखाते हैं। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के मिनाहासा प्राय द्वीप में आज तड़के 6.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। ये इंडोनेशिया में पिछले 24 घंटे में तीसरा भूकंप था। कल सुबह 7.7 तीव्रता के भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। अमेरिका के इंडियाना में भयंकर तूफान और बाढ़ में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। जिम्बाब्वे की कारिबा झील में एक खचाखच भरी नौका के पलट जाने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 72 हो गई है, जिनमें 18 बच्चे भी शामिल हैं। और अब खबरें खेल जगत से। स्पोर्ट्स ट्रैक में भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है और टीम इंडिया आज अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 288 रन के आगे खेलेगी। कल पहले दिन भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। भारत का पहला विकेट यशस्वी जायसवाल के रूप में गिरा, जो कि 32 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि इसके बाद केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल के बीच बड़ी साझेदारी देखने को मिली। केएल राहुल 77 के स्कोर पर रिटायर्ड हट हुए और इस बीच देवदत्त पडिक्कल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाने में सफलता हासिल की। भारतीय टीम को दूसरा झटका कप्तान शुभमन गिल के रूप में लगा, जो कि 16 के स्कोर पर प्रभात जयसूर्य की गेंद पर आउट हुए। देवदत्त पडिक्कल 131 तो ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद। महिला FIH हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम आज अपने अभियान की शुरुआत करेगी। पुल डी के इस मुकाबले में भारत के सामने दुनिया की नंबर 2 टीम और पेरिस ओलंपिक की रजत पदक विजेता चीन की कड़ी चुनौती होगी। विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर मौजूद भारत के लिए मुकाबला बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि नए फॉर्मेट और पूल में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की मौजूदगी को देखते हुए टीम धीमी शुरुआत का जोखिम नहीं उठा सकती। और विश्व चैंपियनशिप, एशियन गेम्स सहित कई अन्य प्रतियोगिताओं में अपने फौलादी दांव से विरोधियों को चित करने वाली भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल अगले महीने जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। अंतिम का लक्ष्य इस बार पदक के रंग को बदलकर स्वर्णिम उपलब्धि हासिल करने का है। डीडी न्यूज संवाददाता गौरव कुमार ने उनसे खास बात की है। एशियन गेम्स में इस बार रेसलिंग से पदक की संख्या बढ़ती रहे, इसके लिए महिला पहलवान अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ अंतिम पंघाल हैं, जो सबसे पहला सवाल, आपसे काफ़ी उम्मीदें रहती हैं और आप जब भी मैट पर उतरती हैं तो ये उम्मीदें क्या आप पे किसी तरह का कोई दबाव पैदा करती हैं? प्रेशर तो कुछ नहीं होता, बस यही है कि भाई अपना 100% देना, जो मेहनत की है, या फिर सबको हमसे उम्मीद है, हम
6 लड़के सेलेक्ट हुई हैं, तो हम अपना 100% दे के आएंगे। अंतिम आपने एशियन गेम्स भी खेला है, आपने ओलंपिक भी खेला है, हालांकि लास्ट ओलंपिक आपके लिए उतना सफल नहीं रहा, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप इतने बड़े टूर्नामेंट में खेल लेते हैं तो फिर ये अनुभव जो है वो आपके बहुत काम आता है। हाँ, जब लास्ट टाइम गई थी तो इतना कुछ सब कुछ पता नहीं था, लेकिन इस बार तो थोड़ा पता है कि भाई कैसे कुछ होगा, तो थोड़ी तो मतलब मदद तो होगी भाई, सब कुछ पहले से पता होगा, वरना एकदम से देखते हैं तो थोड़ा ये अजीब सा भी लगता है, ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो मेहनत है वो स्किल्स पे हो रही है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे हो रही है, साथ ही साथ जापान के कोच जो हैं वो भी आप लोग को काफ़ी अच्छी टिप्स दे रहे हैं। तो ऑन टोटल अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो किन किन बातों पे है आपका? कुछ से तो मैट पे लड़ने होते हैं, तो अभी टेक्निक वगैरह के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि चाइना जापान इनके साथ ही ज़्यादा अच्छी बाउट होगी, तो टेक्निक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, आपको क्या लगता है जिन बाउट्स में आपको सफलता नहीं मिली, जैसे पिछले ओलंपिक में या फिर और भी जो टूर्नामेंट्स बात करें, तो आपने क्या कुछ अगर आपने कभी अपना वीडियो देखा हो या आपने एक एनालिसिस किया हो, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा आप अपने अंदर कमी पाती हैं? ओलंपिक की बाउट हो गई या फिर एक आधी बाउट हुई है, उनमें मुझे खुद को नहीं पता होता, उस टाइम पे मैं समझ में नहीं आता क्या हुआ था। ओलंपिक के टाइम पे तो मुझे भी समझ में नहीं आता क्या हुआ, लेकिन उसके बाद इंजरी वगैरह भी थी, उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा इंजरी थी, कमर में भी थी, शोल्डर में भी थी, लेकिन उसके बाद ठीक की और फिर दोबारा से यही सोच के आई थी आगे ये गलती नहीं करूँगी। अभी जिस तरह से एक्सपोजर मिल रहा है लगातार और जिस तरह से जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उनका कितना फ़ायदा मिल रहा है? हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ पे कैंप लगा है दिल्ली में, यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, टॉप्स भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, साई भी करती है, फेडरेशन भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, किसी चीज़ की भी जरूरत हो तो बाहर भी कैंप लगवाने हो तो बाहर भी कैंप लगवाती है, सब कुछ करते हैं। अभी यहाँ पे कैंप लगवाया, बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। जापान की कंडीशंस के बीच में क्योंकि आपको रहना होगा, तो उस कंडीशंस को किस तरह से देखती हैं? पिछले साल कैंप में गए थे तो थोड़ा पता है वहाँ पे क्या कुछ है, मतलब थोड़ा देख के आए हैं, तो थोड़ा तो मदद तो मिलती है भाई, लेकिन ये तो एक भाई दूसरी कंट्री में जाके हम खेलेंगे तो थोड़ा सा तो डलने में 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। चलिए, आपकी बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है अंतिम पंघाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार वो काफ़ी अपने आप को परिपक्व मान रही हैं एशियन गेम्स के लिए। ओलंपिक में भले ही उनको सफलता नहीं मिली है, लेकिन एक लक्ष्य उनका ओलंपिक भी है, लेकिन फ़िलहाल वो अपना सारा फोकस एशियन गेम्स की तैयारी पर रख रही हैं। कैमरामैन संदीप के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं मौसम का हाल।
और नया सवेरा में वक्त तो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने के साथ साथ आपको कुछ दिलचस्प झलकियों के साथ छोड़े जाएंगे। जी हाँ, आपको लेकर चलते हैं हांगकांग के ओशन पार्क, जहां पर जुड़वा जायंट पांडा जिया जिया और डेडे ने अपना दूसरा जन्मदिन मनाया है। तो देखिए ये प्यारे और दिल को छू लेने वाले पल और नज़ारे, और मुझे, संध्या और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।